समर सिंह और अमरीश दोनों भाई थे। उनकी जमींदारी थी और आसपास के कई गांव के वो सबसे अमीर लोग थे। उन दोनों की शादी भी हो चुकी थी। उनके खानदान में सालों से चली आ रही एक प्रथा थी कि उस घर में कभी भी किसी भी लड़की का जन्म नहीं हुआ था। समर सिंह की पत्नी विभा के यहाँ भी अब 2 बेटे हो चुके थे और अमरीश की पत्नी अचला 9 माह से गर्भवती थी, जो इस समय अपने मायके में थी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सुना है मेरे ससुराल में आज तक कभी भी किसी बहू को बेटी नहीं हुई है। अगर मुझे बेटी हुई तो? कैसी बातें कर रही है? जब तू अपने मुंह से कह रही है कि उस खानदान में आज तक कभी कोई बेटी नहीं हुई, तो तेरे यहाँ बेटी कैसे हो सकती है? मैं भी खुद को यही सोच सोच कर खुश कर लेती हूँ, लेकिन फिर डर लगता है कि बेटी हुई तो। और एक दिन अचला को प्रसव पीड़ा होती है। वो 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है और जब इस बात का उसे पता चलता है तो वो रोना शुरू कर देती है और अपनी बेटियों का मुंह भी नहीं देखती। अब इनमें इन दोनों लड़कियों का क्या कसूर? जरा देख तो इनकी तरफ। दोनों एक जैसी दिखाई देती हैं। कितनी सुंदर है। और इनकी आंखें देख, हल्के हरे रंग की आंखें हैं, बिल्कुल परियों जैसी। माँ, मेरे ससुराल में अभी खबर मत करना कि मैंने बेटियों को जन्म दिया है। तुम कह दो कि उसका बेटा जन्म लेकर गुजर गया। पागल हो गई है क्या? क्या बोले जा रही है? 2 इतनी प्यारी बेटियां हुई हैं और तू इन्हें मरा हुआ कह रही है? माँ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी ससुराल में। बस तू कह देना कि बेटा हुआ था, गुजर गया। और तेरी 2 बेटियों का मैं क्या करूँ? माँ, इस गांव में कितने लोग होंगे जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते। ये दोनों लड़कियां उनको दे दो और थोड़े बहुत पैसे मेरी तरफ से दे देना। अचला की माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ जाती है। फिर उसकी माँ उन दोनों सहेलियों को गांव के ही एक गरीब किसान धर्मचंद को दे देती है। धर्मचंद, मेरी किसी खास की ये दोनों बेटियां हैं। इन्हें अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करना। कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। आपकी बड़ी कृपा है। मेरे घर तो लक्ष्मी सरस्वती दोनों आ गई हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरे यहाँ पर संतान हो, पर नहीं हो पाई। अब मैं इन दोनों को बहुत लाड़ प्यार से पालूंगा। और ये पैसे हैं, इन्हें भी अपने पास रख ले। और हाँ सुन, कभी किसी को पता न चले कि ये दोनों बेटियां मैंने तुझे दी हैं। धर्मचंद अचला की माँ से वादा करता है। उसके बाद अचला की माँ अचला के ससुराल में कहलवा देती है कि बेटा हुआ था, गुजर गया। ये सुनकर अमरीश अचला को लेने उसके मायके आ जाता है। रो मत, हमारी किस्मत में अभी संतान का सुख नहीं है, पर तुम देखना, जल्दी हमारे आंगन में 2 बेटे खेला करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल, भगवान हमारे ऊपर अपनी कृपा जरूर दिखाएगा। अमरीश अचला को लेकर अपने घर आ जाता है। वहाँ पर विभा को जब पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है और अचला से कहती है, परेशान मत हो, ऐसा हो जाता है। अगली बार देखना तेरे यहाँ पर जुड़वा बेटे होंगे। आपके मुंह में घी शक्कर दीदी, भगवान मेरी गोद जल्दी भरे। और उधर धर्मचंद और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश थे। वो उन दोनों बेटी का नाम दुर्गा और लक्ष्मी रखते हैं। उनसे जितना भी हो सकता है वो उन दोनों के लिए करते हैं। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगती हैं। उनका दूध सा सफेद रंग, उनकी हरी आंखें, जो भी उन्हें देखता बस देखता रह जाता। धर्मचंद ने भी फिर कभी अचला की माँ से संपर्क करने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी उनसे उन लड़कियों के लिए पैसा मांगा। इनका पालन पोषण हमारे यहाँ ही लिखा हुआ था, लेकिन देखो तो किस्मत कैसे गरीब घर में आई है। तुम एक बार जाकर सेठानी से कहो तो सही। सुन लाजो, आज तूने ये बात अपने मुंह से निकाल दी, लेकिन इसके बाद मैं ये बात तेरे मुंह से कभी ना सुनूं। ये मेरी बेटियां हैं, इनको पालने पोसने का काम मेरा है। मैं तो अपनी दोनों बेटियों को खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। लक्ष्मी और दुर्गा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वो दोनों पढ़ाई में नहीं, घर के कामकाज में बहुत अच्छी थीं और दोनों बहनें बहुत ही मधुर गाती भी थीं। और उधर अचला के यहाँ कोई संतान ही नहीं हुई। उसके बाद 10 साल बीत गए। रो क्यों रही है? हमारी किस्मत में लगता है संतान का सुख है ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मुझे मेरे आंगन में बेटा चाहिए। कितनी तो कोशिश कर चुके हैं, हर डॉक्टर को दिखा चुके हैं, लेकिन सबने मना कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? हमें इसी में ही सब्र करना होगा। उधर दोनों भाइयों का बंटवारा हो जाता है। समर सिंह अपने परिवार को लेकर दूर शहर में जाकर रहने लगता है। धीरे धीरे समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और दोनों ही बहनें 18 साल की हो जाती हैं। धर्मचंद को उन दोनों के विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन अमरीश का भाई जब उनसे मिलने के लिए गांव आता है। देखो अमरीश, मैं जानता हूँ औलाद घर में ना हो तो बहुत दुख होता है। मेरी बात मान, मैं कब से तुझे कह रहा हूँ कि दूसरी शादी कर ले। नहीं नहीं भैया, अचला से बहुत प्यार किया है। औलाद मेरे ही नहीं, उसके भी नहीं है। और फिर आपके बच्चे तो मेरे ही बच्चे हैं ना। हाँ मेरे भाई हैं तो वो इसी खानदान के बच्चे, लेकिन अपने बच्चों की बात ही कुछ और होती है। तू मेरी बात मान, दूसरी शादी कर ले। ये बात अचला सुन लेती है। उसके दिल को बड़ा ही धक्का लगता है।
समर सिंह के जाने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगती है। रो मत, तुमने क्या सोचा? भाई कहेगा और मैं शादी कर लूंगा? नहीं नहीं, हम दोनों बुढ़ापे तक एक साथ ही रहेंगे। पर कभी कभी दुख तो मेरे को बहुत होता है। भगवान मुझे एक औलाद तो दे ही सकता था। बेशक वो मुझे बेटी दे देता। ये सुनकर अंचला हक्की बक्की रह जाती है और वो अम्बरीश की तरफ देखती है। ऐसे क्या देख रही हो? मैं सच कह रहा हूँ, अगर मेरे यहाँ बेटी होती तो हमारे पूरे खानदान की वो इकलौती लड़की होती। हम सबको बड़ी इच्छा थी कि हमारे यहाँ एक बेटी होनी चाहिए। मैं उसे बड़े लाड़ प्यार से पालता और उसकी शादी भी ऐसे घराने में करता कि सारी दुनिया देखती रह जाती। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें तो हमेशा से ही बेटों की इच्छा थी। हाँ, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा कि मुझे बेटों की इच्छा नहीं थी, लेकिन अगर मेरे को बेटी भी होती तो मुझे उतनी ही खुशी होती अचला। आखिर होती तो वो हम दोनों की बेटी ना। मैं तो हमेशा डर ही रही थी कि तुम तो हमेशा बेटा चाहते थे। हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? मेरे हाथों अनर्थ हो गया। मैंने अपने ही हाथों अपनी दुनिया उजाड़ ली। मुझे बद्दुआ लगी है उन दोनों की, तभी तो मेरे यहाँ फिर कभी कोई औलाद ही नहीं हुई। अचला दहाड़े मार मार कर रो रही थी। वो अपने आप को कोस रही थी, उस पल को कोस रही थी जब उसने अपनी दोनों जुड़वा बेटियों की शक्ल नहीं देखी और उन्हें किसी को दे दिया। उसको इस तरह रोता देखकर अम्बरीश को समझ में ही नहीं आया और उधर अचला रोते रोते बेहोश हो गई। तब अम्बरीश ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने, चौधरी साहब, आपकी पत्नी को कोई बहुत बड़ा सदमा लग गया है। मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, लेकिन आपको अब इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। लेकिन ऐसे अचानक से सदमा कैसे लग सकता है? हम दोनों तो आराम से बात कर रहे थे और अचानक से ही इसने रोना पीटना शुरू कर दिया और फिर बेहोश हो गई। आप जरा अपनी बातों पर गौर कीजिए। आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे और वो किस बात पर रोई? हो सकता है उसी में ही इस बात का कोई हल छुपा हो। डॉक्टर के जाने के बाद अम्बरीश इधर से उधर कमरे में घूम रहा था। अचला अभी भी बेहोश थी। फिर अम्बरीश को अचला के शब्द अपने कानों में सुनाई देने लगे। आपको तो बेटा चाहिए था ना? मुझे उन दोनों की बद्दुआएं लगी हैं। ये अचला क्या कह रही थी कि इन दोनों की बद्दुआ लगी है उसे? अब वो उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था और उधर धर्मचंद के यहाँ दुर्गा और लक्ष्मी के लिए रिश्ता आया हुआ था। देखिए, मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी एक साथ ही करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना अमीर नहीं हूँ। 4 लोगों को लेकर आ जाइए, हम लोग शादी कर देंगे। अरे ऐसे कैसे 4 लोग लेकर आ जाए? हमारी अपनी बिरादरी में नाक है या नहीं? अभी आप अपनी दूसरी बेटी के लिए लड़का भी देखेंगे, वहां भी आप कह देंगे कि 4 लोग लेकर आ जाइए। ऐसे रिश्ते नहीं होते। हम तो चाहते हैं कि हम जितने भी बाराती लेकर आए उनका स्वागत बहुत धूमधाम से हो। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है। इतना सुनते ही लड़के के माँ बाप वहां से उठकर चल देते हैं। इस तरह कई रिश्ते आए और गए, लेकिन दोनों बहनों के लिए धर्मचंद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन दोनों की शादी धूमधाम से कर सके। और उधर जब अचला को होश आ जाता है। अचला, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। मुझे बताओ, तुमने बेहोश होने से पहले ये क्यों कहा था कि तुम्हें उन दोनों की बद्दुआ लग गई? वो कौन है जिनकी बद्दुआ तुम्हें लग गई? तुम मुझे माफ कर दोगे तभी मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया। अब मुझे बताओ, वो दोनों कौन है? किसकी बद्दुआ लगी है? हमारी जुड़वा बेटियों की। मुझे मरा हुआ बेटा नहीं हुआ था। मेरे यहाँ 2 जुड़वा बेटियां हुई थी। मैं डर गई थी कि तुम्हें बेटा चाहिए, इसलिए मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी और मेरी माँ ने वो गांव के ही किसान को दे दी। ये सुनकर अम्बरीश सर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया। ये तुमने क्या किया? मैं 2 बेटियों का बाप था और सारी जिंदगी में यही सोचता रहा कि मेरे यहाँ औलाद नहीं है। ये तुमने क्या कर डाला अचला? मुझे बताओ, वो कौन है? किसके यहाँ पर हैं मेरी दोनों बेटियां? अचला अम्बरीश के साथ अपने मायके आ जाती है। उसकी माँ उसे बताती है और फिर वो लोग धर्मचंद के घर जाते हैं, जहाँ कुएं के पास दोनों बहनें खड़ी हुई थीं और बातें कर रही थीं। अपने घर के बाहर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और उनमें से उतरते हुए लोगों को देखकर वो दोनों हैरान हो गईं। धर्मचंद और उसकी पत्नी भी बाहर आ जाते हैं। अम्बरीश और अचला जैसे ही दुर्गा और लक्ष्मी को देखते हैं, दोनों रोने लगते हैं। अचला की माँ को वहां देखकर धर्मचंद घबरा जाता है। धर्मचंद, मुझे पता है तेरा घबराना बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी बेटी को अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। दुर्गा लक्ष्मी दोनों हैरान थीं कि तभी अचला भाग कर जाती है और दोनों को गले लगाकर रोने लगती है। अम्बरीश भी अपनी दोनों बेटियों के सर पर हाथ रखकर उन्हें गले लगाता है। नहीं नहीं मालकिन, मैंने सारी जिंदगी आपको कभी भी परेशान नहीं किया। मैंने इन्हें अपनी बेटियों की तरह पाला है। मुझसे मेरे बुढ़ापे का सहारा मत छीनो। मेरी पत्नी से गलती हुई है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। लेकिन यह सच है कि दुर्गा और लक्ष्मी
हम दोनों की बेटी है और तुम्हारी भी, इसलिए हम तुम सबको अपने साथ लेने आए हैं। फिर सब लोग बैठकर आपस में बातें करते हैं। धर्मचंद और उसकी पत्नी दुर्गा और लक्ष्मी के साथ अमरीश और अचला के घर चले आते हैं। अब अचला और अमरीश अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करते हैं और 2-3 साल बाद धूमधाम से अपनी बेटियों की शादी करते हैं। आज अनुभा की बेटी की शादी थी और वो बेहद खुश थी कि उसने अपनी बेटी को शिक्षा के मोतियों से नवाजा है। बेटी की शादी धूमधाम से हो जाती है। उसके बाद अनुभा अपने बेटे के साथ मेहमानों को विदा करने के बाद अपने कमरे में आ जाती है और बीते हुए कई वर्षों और अपने जीवन के संघर्ष के बारे में सोचती है। बात तब की थी जब अनुभा ने 12वीं की और उसके घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया। मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी और फिर मध्यम वर्गीय परिवार में ही अनुभा की शादी कर दी गई और लड़कियों की तरह अनुभा ने भी अपने सपने संजो लिए थे कि शादी के बाद उसका जीवन कैसा बीतने वाला है। लेकिन शादी के 5 साल बाद पति को खो देने पर अनुभा को अनेकों ताने सहने पड़े और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। क्यों रो रो कर अपनी आंखें खराब कर रही है? तेरा क्या कसूर है? जिसकी जितनी उम्र लिखी होती है वो उतना ही जीता है। लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ माँ? भगवान को मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों पर भी तरस नहीं आया। इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है। इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोच। क्या सोचूं मैं तो पढ़ी लिखी भी इतनी नहीं हूँ कि कहीं अच्छी जगह नौकरी कर लूं। पड़ोसन के चाचा जी ने एक फैक्ट्री का बताया है, वहां पर सिलाई कढ़ाई का काम होता है। कल नौकरी के लिए वही बात करने जाऊंगी। किस्मत से भला कौन लड़ पाया है रे। तू आराम से फैक्ट्री चली जाना, मैं बच्चों को देख लूंगी। अगले दिन सुबह डरते डरते अनुभा उस फैक्ट्री में जाती है जहां पर औरतें सिलाई कढ़ाई का काम करती थीं। वो जाकर मैनेजर से मिलती है और फिर उसे वहां पर नौकरी मिल जाती है। घर आने पर माँ, तू कहाँ चली गई थी? देखो तो पूर्वी ने खाना ही नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? दादी ने खाना तो दिया होगा ना खाने के लिए। दादी तो परेशान हो गई। कब से कह रही है उसे खाना खा ले, खाना खा ले, लेकिन वो कह रही है कि माँ के हाथों से ही खाऊंगी। क्या रहा अनुभा, नौकरी मिली या नहीं? हाँ माँ, नौकरी तो मिल गई, लेकिन अगर बच्चे इसी तरह आपको परेशान करेंगे तो कैसे चलेगा? 1-2 दिन लगेगा, फिर ये लोग भी समझ जाएंगे। अनुभा अपनी सास के हाथ से खाने की थाली लेकर बेटी पूर्वी को प्यार से समझाती है। देखो बेटी पूर्वी, अब माँ को जॉब करनी है, इसीलिए वो अब से देर से आया करेगी। दादी को बिल्कुल परेशान नहीं करना। जो दादी कहे वही करना, ठीक है? पर माँ, आप जॉब क्यों कर रही हो? इसलिए बेटा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जो कोई भी चीज़ मुझसे मांगो ना, वो मैं तुम्हें दे सकूं। अब मुझे प्रॉमिस करो कि तुम दादी को बिल्कुल परेशान नहीं करोगी, ठीक है? वो खुशी खुशी हाँ कह देती है। फिर अनुभा अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है। वो सोच रही थी कि 12वीं में वो इतने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई थी। काश आगे की पढ़ाई पूरी कर लेती तो आज अच्छी जगह नौकरी मिल जाती। स्कूल के समय में अनुभा का गणित बहुत ही अच्छा था। बड़े बड़े सवाल भी चुटकियों में हल कर देती थी। काश लड़कों की पढ़ाई की तरह माँ बाप लड़कियों की पढ़ाई पर भी ध्यान देते, कितना अच्छा रहता। फिर अगर मेरे माँ बाबूजी भी मुझे आगे पढ़ाए होते तो आज मैं किसी अच्छी कंपनी में काम कर रही होती या किसी अच्छे स्कूल में टीचर होती। अगले दिन से अनुभा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो सुबह जल्दी उठती, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती और फिर खुद तैयार होकर वो फैक्ट्री जाती। शाम को थकी हारी घर आती और आते ही वो रसोई में सबके लिए खाना बनाने लग जाती है। उसके बाद वो अपने बच्चों को स्कूल का होमवर्क कराती है। अनुभा की सास से जितना हो सकता वो अनुभा के साथ खड़ी रहती। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है कि एक दिन फैक्ट्री के मालिक मोहनलाल मैनेजर पर भड़क रहे थे। ये कैसा अकाउंटेंट रखा तुमने? हैं? हिसाब किताब में कितनी गड़बड़ है। मुझे अभी इन सब बातों का जवाब दो
और ये हिसाब भी करके दो। मालिक, मुझे लगा वो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा है। इतना लंबा चौड़ा हिसाब। मालिक, मुझे कुछ समय तो दो। तुम्हारे पास आज शाम तक का समय है। मुझे ये सब हिसाब अच्छे से समझा कर जाना। अभी उन लोगों की कहासुनी हो ही रही थी कि अनुभा एक कपड़े को हाथ में लेकर वहां आती है और उन लोगों की सब बातें सुन लेती है। मोहनलाल के वहां से चले जाने के बाद वो परेशान मैनेजर के पास आती है। मैनेजर साहब, जरा इस कपड़े को देखिए, मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही। मशीन चलते ही कपड़े पर झिरकी आ रही है। अम्मा, क्या क्या देखूं मैं? ये काम देखूं, हिसाब देखूं, या इस फैक्ट्री को देखूं? मैनेजर साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं हिसाब किताब में आपकी मदद कर सकती हूँ। मेरा गणित बहुत अच्छा है। क्या तुम पढ़ी लिखी हो? ज्यादा तो नहीं, 12वीं की है मैंने, लेकिन गणित का अच्छा हिसाब किताब जानती हूँ। मैनेजर अनुभा को अपने पास बैठाकर उसे हिसाब किताब बताते हैं और फिर अनुभा सारा हिसाब किताब समझकर एक नए पेपर पर अच्छे तरीके से सब कुछ लिख देती है। शाम को जब मोहनलाल फैक्ट्री आता है तो मैनेजर उसे सारा हिसाब दे देते हैं। जब तुम खुद इतना अच्छा हिसाब किताब कर सकते हो तो तुम्हें अकाउंटेंट को क्यों रखा था? मालिक, मुझे हिसाब किताब नहीं आता। वो तो फैक्ट्री में एक वर्कर है। अनुभा, उसने मेरी मदद की। कसम से इतनी समझदार औरत है मैंने आज तक नहीं देखी। चुटकियों में उसने सारा हिसाब किताब कितने अच्छे तरीके से लिख दिया। अम्मा, कौन है अनुभा? जरा बताओ तो। और अनुभा से मिलने के बाद मोहनलाल कहता है, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। अब से तुम कंपनी का सारा हिसाब किताब देखना, और तुम्हें तो आगे पढ़ना चाहिए था। यहाँ कहाँ सिलाई कढ़ाई का काम कर रही हो? सर, पढ़ना तो बहुत चाहती थी, लेकिन घर वालों ने शादी करा दी और अब परिवार की जिम्मेदारियां हैं। अम्मा, यही तो जिंदगी है। लेकिन जहाँ चाह वहाँ जा। अगर तुम आगे पढ़ने का सोचो तो तुम आज भी पढ़ाई कर सकती हो, और तुम्हें करनी भी चाहिए। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। आगे तुम्हारे बच्चों के लिए ये सही भी रहेगा। अनुभा वहां से चली जाती है। अब वो कंपनी का हिसाब किताब देखने लगती है। तनख्वाह भी थोड़ी बढ़ जाती है। मोहनलाल के शब्द उसके कानों में हर समय घूमते रहते हैं कि तुम्हें आगे पढ़ाई करनी चाहिए। एक दिन घर पर, पता है माँ, आज मेरी टीचर कह रही थी कि तुमने जो सवाल हल किए हैं उनका तरीका बहुत अच्छा है। कौन पढ़ाता है तुम्हें? तब मैंने कहा, मेरी माँ मुझे पढ़ाती है। अच्छा, तो फिर तुम्हारी टीचर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हारी मम्मी ने बहुत अच्छे से सवाल कराए हैं, जरूर उनका मैथ बहुत अच्छा होगा। मैं तुम्हें और अच्छे तरीके से गणित करना सिखाऊंगी। तुम और पूर्वी मेहनत करना। बच्चों के सो जाने के बाद अनुभा सोचती है कि उसे आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। वो कैलेंडर की तरफ देखती है और देखती है कि अगले महीने तो पत्राचार के फॉर्म भरे जा सकते हैं। वो मन ही मन आगे की पढ़ाई करने की ठान लेती है और अगले दिन सुबह इस बारे में अपनी सास को भी बता देती है। अनुभा, मैं जानती हूँ तू बहुत ही समझदार है। तुम जो भी सोचोगी वो अच्छा ही होगा, और मुझे लगता है तुम्हें आगे पढ़ाई करनी ही चाहिए। लेकिन तुम नौकरी और पढ़ाई साथ साथ कैसे संभाल लोगी? हाँ माँ, अगर आप साथ होंगी तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। अगले महीने अनुभा पत्राचार से फॉर्म भर देती है और देखते ही देखते अपनी बीए कंप्लीट कर लेती है। इधर बच्चे भी अपनी पढ़ाई कर रहे थे और दिन रात की मेहनत के बाद अनुभा ने आगे की पढ़ाई के बारे में भी सोचा। क्या चल रहा है अनुभा तुम्हारे मन में? आगे की पढ़ाई? बेटा, इस तरह तो कई और साल लग जाएंगे। हाँ, जानती हूँ माँ, कई साल लग जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए और उनके अच्छे जीवन के लिए मुझे और पढ़ाई करनी होगी। सोच रही हूँ अच्छी तरह पढ़ाई करने के बाद कहीं पर टीचर या प्रोफेसर लग जाऊंगी। जो तुझे ठीक लगे।
हमारे ज़माने में तो लड़कियों को इतना पढ़ाया ही नहीं जाता था, इसलिए मुझे नहीं पता इन पढ़ाई का क्या फ़ायदा होता है। बस इतना जानती हूँ कि पढ़े लिखे लोगों को नौकरी अच्छी मिल जाती है। हाँ, ये तो सच है। अब अनुभा के बच्चे भी बड़े हो रहे थे। अनुभा अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अपनी भी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी और साथ ही साथ वो घर की जिम्मेदारियों को भी उठा रही थी। वो अपनी एमए कंप्लीट करती है और उसके बाद पीएचडी। फिर उसे एक कॉलेज में प्रोफेसर की पोस्ट के लिए बुलावा आता है। कितने साल तुमने कितनी ईमानदारी के साथ इस फैक्ट्री में काम किया है अनुभा, और अपने जीवन को संवारने में केवल और केवल तुम्हारी अपनी मेहनत है। हाँ, मुझे दुख होगा कि मैं एक अपने होनहार कर्मी को जाने दे रहा हूँ, लेकिन ये बड़े गर्व की बात है कि तुमने छोटी सी जगह पर नौकरी करके आज इतना बड़ा रुतबा हासिल किया है। सर, अगर उस दिन आपने मुझे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित ना किया होता तो शायद मैं आज भी वही अनुभव होती। अरे भाई, मैं जानता था कि तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है, इसलिए उस दिन कहा। अब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो प्रोफेसर साहिबा। ये सुनकर अनुभा मुस्कुरा देती है। अब अनुभा एक बड़े कॉलेज में पढ़ाती थी। उसके बच्चे भी बड़े हो चुके थे। पूरे परिवार को क्या, अब तो आसपास के लोगों को भी अनुभा के ऊपर बड़ा गर्व महसूस होता है। भूरी भूरी शब्दों में सभी अनुभा के संघर्ष और लगन के बारे में अपने बच्चों को ज्ञान देते थे। अनुभा ने अब एक अच्छा घर भी ले लिया था। शांत और धीर गंभीर स्वभाव वाली अनुभा जब बच्चों को पढ़ाती तो सभी बड़े ध्यान से सुनते और सभी उसकी बहुत इज्जत भी करते। अनुभा ने अपनी बेटी पूर्वी को भी हमेशा आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया था कि जिंदगी में कभी उसे बुरे वक्त का सामना ना करना पड़े। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका बेटा कमरे में आता है। क्या सोच रही हो माँ? कुछ नहीं बेटा, अपने बीते हुए जीवन के बारे में सोच रही थी। कल तुम्हारी दादी की बरसी है। उन्होंने जिंदगी में मेरा बहुत साथ दिया है। सोच रही थी उनकी पुण्यतिथि पर कुछ नया करूं। फिर क्या सोचा है माँ? सोच रही हूँ कि काफ़ी टाइम होता है अब मेरे पास, क्यों ना शाम को गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूं। वो महंगे ट्यूशन नहीं ले पाते। सोच रही हूँ इस तरह उन्हें पढ़ाई में मदद मिल सकेगी। आपने बिल्कुल सही सोचा प्रोफेसर साहिबा। ये एक बहुत अच्छा काम है माँ, मैं इस काम में तुम्हारे साथ हूँ। और इस तरह अनुभा कॉलेज से आने के बाद गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है।